आईटी कंपनी में जॉब चाहिए लेकिन इंग्लिश नहीं आती, कोडिंग भी नहीं आती, तो जॉब कैसे मिले? चलो सीधे आते हैं और बात करते हैं कि आईटी कंपनी में जॉब लेने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें नॉन टेक्निकल लोगों के लिए है। तो कोडिंग की कोई बात नहीं, इंग्लिश की कोई बात नहीं, ओनली नॉन टेक्निकल फील्ड्स की हम बात करेंगे। टीसीएस है, विप्रो है, अमेजॉन है, एसेंचर है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जॉब देती है। तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स लगने वाली है, क्या क्या रिज्यूमे में होना चाहिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें ये वीडियो में हम बात करेंगे। सीधे आते हैं, कोई बकवास नहीं। 12 से 30 लाख की जॉब आराम से लग सकती है। 30 तो नहीं, 12 तो लगी सकती है, 10 से 12 तो लगी सकती है। तो 10 से 12 लाख की जॉब लगने में आपको क्या क्या नॉन टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, वो बात करते हैं। आईटी इंडस्ट्री का ₹5 ट्रिलियन का मार्केट है इंडिया में, और 90% लोग यहाँ पे सोचते हैं कि आईटी में जॉब करना है तो कोडिंग या प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज 40 से 50% जॉब तो नॉन टेक्निकल फील्ड की होती है। तो ये नॉन टेक्निकल फील्ड कौन कौन सी है, उसके लिए हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मेरी कंपनी में एक इंजीनियर है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जिनको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं पता, ना सी शार्प पता है, ना सी स्क्रिप्ट पता है, ना वीबी स्क्रिप्ट पता है, ना पीएचपी पता है, ना पाइथन पता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है। तो आज वो 12 से 13 लाख आराम से कमा रहे हैं। तो दैट मीन्स ऐसे बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल है मार्केट में या फिर इंडस्ट्री में जो नॉन टेक्निकल इंजीनियर्स को हायर करती है और उनको ग्रो कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस की। पहला रोल है बिजनेस एनालिस्ट, जिसकी सैलरी है 8 से 18 लाख। अब ये बिजनेस एनालिस्ट मतलब क्या? तो बिजनेस को स्टडी करना, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पे हमको इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, जिसमें कहाँ आईटी फील्ड, कहाँ कोडिंग की जरूरत रहती है? नहीं, बिल्कुल कोडिंग की जरूरत नहीं रहती। तो बिजनेस एनालिस्ट हो गया, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो गया, प्रोग्राम मैनेजर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट हो गया, ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो गए, और इनका जो सैलरी स्केल्स है वो 6 लाख से लेके 20 लाख 25 लाख तक जा सकता है। तो इट्स इनफ टू सर्वाइव इन इंडिया, राइट? तो 6 लाख से 25 लाख तो इनफ ले। तो अगर समझो कि आपने स्टार्टिंग में 6 या 7 लाख की जॉब क्रैक कर ली, धीरे धीरे आप ग्रो करके ये नॉन टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। अभी बात करते हैं इन्फोसिस, तो सेम है, बिजनेस प्रोसेस एनालिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस, एचआर बिजनेस पार्टनर, फाइनेंस एनालिस्ट, वेंडर मैनेजमेंट, तो ये सारे पोजीशंस अवेलेबल है और सैलरी रेंज सेम ही रहेगा, 5 लाख से 12 लाख तक। हाँ, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद वो 20 से 25 लाख तक जा सकता है, तो एक अलग बात है। हम तो स्टार्टिंग के पोजीशन की बात कर रहे हैं कि जहां पे आप नॉन टेक्निकल हो और आपको कोई आईटी फील्ड में जाना है, उसकी हम बात कर रहे हैं। विप्रो में आते हैं, तो विप्रो में अकाउंट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, नॉलेज मैनेजर, तो ये सारे फील्ड्स अवेलेबल रहते हैं। एसेंचर की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट, चेंज मैनेजमेंट, क्लाइंट डिलीवरी मैनेजर। वे क्लाइंट डिलीवरी मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जहां पे आपको प्रोजेक्ट को डिलीवर करना रहता है, जहां पे कुछ टेक्निकल चीजें नहीं है, प्रोजेक्ट को डिलीवर। दैट मीन्स जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनका शेड्यूलिंग करना, प्लानिंग करना, उनको कब साइट पे जाना है, प्रोग्राम प्रोजेक्ट कब डिप्लॉय करना है, तो ये सारी चीजें। तो ये जस्ट कोऑर्डिनेशन की बात हो गई। तो मतलब यू आर अ मिडल पॉइंट बिटवीन क्लाइंट एंड योर डेवलपर्स। तो ये पूरा नॉन टेक्निकल फील्ड है, उस जिसमें ऑपरेशन एक्सीलेंस चाहिए कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा। तो ये ऑपरेशन एक्सीलेंस की बहुत जरूरत रहती है। सेम एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, कॉग्निजेंट है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, चेंज मैनेजमेंट, डिलीवरी मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, तो ये सारे फील्ड्स अवेलेबल रहते हैं जो प्योरली नॉन टेक्निकल है। अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट स्किल्स। अभी ये सब चीजें करने के लिए क्या क्या स्किल्स लगने वाली है और इसके लिए आप क्या स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 95% कैंडिडेट्स तो जानते नहीं कि इसके लिए क्या क्या चीजें स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम उसके लिए बात करते हैं। तो रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर द नॉन टेक्निकल आईटी रोल्स, सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी जिसमें एकदम जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, नॉर्मली आप कन्वे कर सको अपनी बातों को। जैसे कि मैं आज कन्वे कर रहा हूँ अपनी बात को, हिंदी में कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी एक प्रॉपरली डिसेंट होनी चाहिए, होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक डिसेंट कन्वे मेथड होना चाहिए। हिंदी एंड इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश का कॉम्बिनेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सामने वाला इंग्लिश ही जानता होगा, सामने वाला हिंदी ही जानता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात करते हैं हम लोकल लैंग्वेज, जैसे कि मराठी, कन्नड़ा, तमिल, गुजराती, ये सारी लोकल लैंग्वेजेस है। तो अब ये लोकल लैंग्वेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो। क्लाइंट लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि आप लोकल लैंग्वेज में बात करो। तो लोकल लैंग्वेज प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, सबका थोड़ा बहुत बेसिक कॉम्बिनेशन करके आप इंप्रूव कर सको अपनी बातों को, आप अपनी बात को रख सको, क्यों? क्योंकि आप नॉन टेक्निकल फील्ड में हो। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी हम बात करते हैं कि ईमेल राइटिंग। तो ईमेल राइटिंग मतलब क्या? अभी तो सीधे सीधे चैट जीपीटी, क्लाउड एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो आप टेम्पलेट तो सीधा सीधा वहां से उठा के अपना ईमेल बना ही सकते हो। तो इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है, लेकिन ईमेल राइटिंग एक स्किल हो गई। क्यों? क्योंकि आपको राइटिंग के तौर पे अपनी बातों को कन्वे करना है फ्रॉम हियर टू देयर। एक ईमेल राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। अभी प्रेजेंटेशन दैट मींस पीपीटी बनाना और बहुत सारे बड़े बड़े ग्राफिक्स बनाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों के पीपीटी हमने देखे हुए हैं, एकदम सिंपल रहते हैं, जिसमें खाली लिखा हुआ रहता है, एक चित्र होता है, दैट्स इट, उतना ही होता है। कोई एनिमेशन नहीं होता, स्लाइड टू स्लाइड जाता रहता है, बस उतना ही होता है। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स दैट मींस आपने एक पीपीटी बनाया, उसमें क्या लिखा हुआ है और वो प्रेजेंट आप किस तरीके से कर रहे हो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पीपीटी कैसे बनाना है, एनिमेशन कैसे करना है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल रहता है पीपीटी बनाना, मतलब इतने हाईफाई पीपीटीज नहीं रहते बड़ी कंपनियों में, सिंपल पीपीटी रहता है, क्योंकि वो भी लोग ऐसे एनिमेशन पसंद बिल्कुल नहीं करते। हम एंटरटेनमेंट फील्ड में तो है नहीं, ठीक है, तो एनिमेशन पसंद करें। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो किस तरीके से कन्वे होगा प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके ऊपर ध्यान रख सकते हो। और हाँ, अगेन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो तकरीबन आपको शुरुआत के समय में 6 से 7 लाख की जॉब दे सकता है। एंड जैसे जैसे आप ग्रो होंगे वैसे वैसे आपका सैलरी 6 से 12, 12 से 18, 18 से 20, 20 से 22 तक जा सकता है। और किसी किसी केस में जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट और वो वाले केस में तो 24, 25, 40, 50 तक भी जाता है। तो ये सारी सॉफ्ट स्किल्स है जहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। नाउ अभी आते हैं इंडस्ट्री में काम करने वाली स्किल्स, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, टीम हैंडलिंग हो गया, क्लाइंट रिलेशनशिप हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया,
एक दो एम्प्लॉय के बीच में अगर कुछ मतभेद हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। आपके और आपके मैनेजर के बीच में कुछ ये हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये सारी स्किल्स होती है ये सारी फील्ड में काम करने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा भी एक पीएमपी का मैंने सर्टिफिकेशन कर रखा है, उसमें ये सारी स्किल्स स्टडी करी जाती है और मैंने शायद पहले ही अटेम्प्ट में पास कर लिया था। तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हो, दैट्स द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल पीएमपी सर्टिफिकेशन। ओके, ये मैंने खुद से सेल्फ स्टडी किया था और मैंने पास कर लिया। तो दैट्स मोटिवेशन फॉर यू कि पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सेम तरीके से प्रोग्राम मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं। ओके, हाँ, अभी किसी किसी फील्ड में जैसे कि यू आर जस्ट अ सेंटर पॉइंट, जैसे कि डॉक्यूमेंट कंट्रोल, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल एक नॉन टेक्निकल फील्ड है। यू आर जस्ट अ सेंटर पॉइंट टू जस्ट पास द डॉक्यूमेंट फ्रॉम हियर टू देयर एंड देयर टू हियर, दैट मीन्स यू आर जस्ट अ कोऑर्डिनेटर। तो ये सारी फील्ड है जहाँ पे डॉक्यूमेंट का थोड़ा बहुत समझ होना चाहिए, ठीक है। वर्जन कंट्रोल का थोड़ा बहुत समझ होना चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट इंजीनियर ने सबमिट किया है, वो हम क्लाइंट को सबमिट कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट वर्जन, ठीक है। नाउ कुछ कमेंट्स के बाद हम सेकंड सबमिशन कर रहे हैं, तो दैट इज द रिवीजन वर्जन 2। नाउ हम थर्ड कर रहे हैं, दैट इज द वर्जन 3। तो ये जो ट्रैकिंग है, तो ये ट्रैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंजीनियर्स काम में उलझे रहते हैं, बट यू आर अ डॉक्यूमेंट कंट्रोल मैनेजर। तो ये जो ट्रैकिंग की चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इसमें भी आप बहुत सारे अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। और बड़ी बड़ी कंपनियां डॉक्यूमेंट कंट्रोल में हायर करती है लोगों को, जिसमें प्योरली नॉन टेक्निकल चीज़ें ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं कि अभी आप एप्लीकेशन कैसे करोगे, कंपनी में अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां ढूंढोगे कैसे, जैसे कि मैंने तो बात कर ली टीसीएस, अमेजॉन, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन अभी फॉलो भी तो करना पड़ेगा ना कंपनी। लिंक्डइन के ऊपर जाके सर्च भी करना पड़ेगा कि ये कंपनी में सच में ऐसी फील्ड्स अवेलेबल है कि नहीं, ऐसे जॉब रोल्स अवेलेबल है कि नहीं। तो अब एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, लिंक्डइन के ऊपर जाओ और वो कंपनी को जस्ट फॉलो करो। तो वो कंपनी के एचआर के या फिर वो कंपनी के जो जितने भी पोस्ट होंगे वो आपकी फील्ड में आते रहेंगे ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उनके जो जॉब रोल्स है, जैसे कि आज उन्होंने एक जॉब रोल पोस्ट किया, तो वो भी आपकी फील्ड में आता रहेगा। तो आप कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर सकते हो कि कौन कौन से फील्ड्स या फिर कौन कौन से रोल्स वो कंपनीज में अवेलेबल है। नाउ अभी आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जहाँ पे आप एप्लीकेशन कैसे करोगे, कंपनीज को कैसे ढूंढोगे कि ये कंपनीज में ये सारी स्किल्स अवेलेबल है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कंपनी रिसर्च। अभी कंपनी रिसर्च तो आप कर नहीं सकते घर बैठे, ठीक है। तो वहाँ कंपनी रिसर्च करने के लिए तो कंपनी में जाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई फ्रेंड्स होने चाहिए, वहाँ पे ऐसे कोई कलीग्स होने चाहिए जिनको आप पूछ सको। तो वो तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली कंपनी के वेबसाइट पे जाके कौन कौन सी पोजीशंस जो नॉन टेक्निकल है वो जस्ट रिसर्च करो और उसके अकॉर्डिंगली आपका स्किल डेवलप करो। दैट मीन्स जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट हो गया, ठीक है, तो उसमें 2-3 महीने का स्टडी करो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है तो उसमें 2-3 महीने का स्टडी करो एंड आपके स्किल्स के ऊपर काम करो और वो रिज्यूमे में डालो। हाँ, स्किल्स के साथ साथ जो आपके लोकल क्लाइंट के साथ अगर आपने किसी प्रोजेक्ट्स में काम किया होगा तो वो भी डालो, क्योंकि कंपनी एक्सपीरियंस को मैटर करती है नॉलेज से ऊपर। तो नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस को कंपनी ज़्यादा मैटर करती है। एक नॉर्मल सेंसिबल टेक्निक्स होती है, उसमें कोई हाईफाई नहीं रहता कि किस तरीके से कंपनी का रिसर्च किया जाता है। नो, इट्स नॉट, इट्स ए नॉर्मल एक सेंस रहता है कि हाँ, ये कंपनी में इस तरीके का पोजीशंस है और ये सारा जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन सी स्किल्स अवेलेबल होनी चाहिए हमारे रिज्यूमे में, दैट्स इट। तो जॉब डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंगली आप अपनी स्किल्स को अलाइन कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट वे है मेरे हिसाब से। तो हालांकि जॉब रिसर्च एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन वो कोई और करता है, हमको तो जॉब चाहिए, तो इस वजह से हमको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली हमारा स्किल्स डेवलप करना है। दूसरा आता है रिज्यूम ऑप्टिमाइजेशन। तो रिज्यूम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेगा, तो अभी तो किस तरीके का मतलब रिज्यूम ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहता है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है। मेरा एक और एक वीडियो है कि रिज्यूम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो आप चाहे नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो, तो ये सारी चीजें आप उसमें डाल सकते हो। जैसे कि फर्स्ट एक प्रोफाइल समरी रहता है, जिसके बाद आता है स्किल्स, जिसके बाद आता है आपके प्रोजेक्ट्स, जिसके बाद आता है आपका रैंडम आपके अचीवमेंट एंड एवरीथिंग। तो ये 4 या 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ हाईफाई वर्ड्स मत लिखो रिज्यूमे में, जैसे कि माय एम्बिशन इज दिस। नो, दैट्स नॉट वर्थफुल एक्चुअली, राइट। व्हेन रिक्रूटर सीज योर रिज्यूमे, व्हाट दे सी, राइट, इफ यू आर अ नॉन टेक्निकल पर्सन। सो आपका प्रोफाइल समरी, तो प्रोफाइल समरी इज अ कीवर्ड, बिकॉज वो एटीएस में जाएगा और वो प्रोफाइल समरी में क्या लिखा होगा वो एकदम से ये जज कर लेगा, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स में परफेक्टली वर्ड लिखो जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा और उसमें लिखा हुआ है पीपल मैनेजमेंट, तो आपके रिज्यूमे में पीपल मैनेजमेंट ये कीवर्ड आना चाहिए। तो मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हाईफाई वर्ड्स मत लिखो। और हाँ, बहुत सारे आउटसोर्स करते हैं लोग रिज्यूम ऑप्टिमाइज करने के लिए, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसकी भी जरूरत है, लेकिन वो आगे जाके पड़ेगी, ठीक है। अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल आपको अपने खुद से करना है जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। रिज्यूमे में आप दिखाओगे क्या, तो सबसे पहले तो अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड में हो तो आपका लीडरशिप स्किल्स दिखाओ कि आप किस तरीके के लीडर हो। आपका कस्टमर इंटरेक्शंस दिखाओ कि आपने कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट किया। एक अच्छा पॉइंट ये बता रहा हूँ कि आपने कस्टमर को कितना वैल्यू प्रोवाइड किया। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट था 10 करोड़ का, आपका प्रोजेक्ट था 1 करोड़ का, आपका प्रोजेक्ट था ओनली 50 लाख का। तो ये जो फिगर है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव रहती है। अगर कोई रिक्रूटर आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है और अगर आपने ऐसा फिगर डाला हुआ है कि यू हैव एग्जीक्यूटेड 1 करोड़ प्रोजेक्ट, तो ये बहुत ही एक्टिविटी लगता है कि 1 करोड़ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए उसने क्या क्या किया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है। तो आप कस्टमर इंटरेक्शन डालो, वैल्यू डालो, लोकल लैंग्वेज आप उसको हाईलाइट कर सकते हो नॉन टेक्निकल फील्ड है तो नेटवर्किंग बहुत ही बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करता है आपके कोई भी जॉब सर्च के सिचुएशन में, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर नेटवर्किंग से ही आपको पता चलता है कि कौन सी कंपनी में कौन सी पोजीशन ओपन हुई है। जैसे कि लिंक्डइन के ऊपर आप अपने फ्रेंड सर्कल को फॉलो करोगे, तो जैसे ही वो फ्रेंड किसी पोस्ट के ऊपर लाइक करेगा तो वो पोस्ट आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से एल्गोरिथम्स काम करते हैं जो सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले एचआर को फॉलो करना स्टार्ट करो। अगर एचआर को फॉलो करोगे, वो एचआर जो भी पोस्ट डालेंगे वो पोस्ट आपकी फील्ड में आती रहेगी। आप अपनी फील्ड के
फ्रेंड सर्कल को फॉलो करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो जिस पोस्ट को लाइक करेंगे वो पोस्ट आपकी फीड में आती रहेगी। तो इस तरीके का आपका अल्गोरिदम 1 या 2 महीने तक जैसे ही ट्रेन हो जाएगा लिंक्डइन का, ऑटोमेटिकली आपका जॉब सर्च का जो जो सिचुएशन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोल्ड ईमेल, कोल्ड मैसेज करने में कोई दोहराई नहीं है, ठीक है, वो आप आराम से कर सकते हो, वो करना ज़रूरी है शुरू के समय में। हाँ, लेकिन उसका रिस्पॉन्स आए ना आए तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली एक कोल्ड ईमेल को कोई, एक कोल्ड मैसेज को कोई जनरली रिप्लाई नहीं करता है, लेकिन कोई इश्यू नहीं, वो शुरू के समय में करना चाहिए। जब तक आपका लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक आपको करना चाहिए। जैसे ही लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके कोल्ड ईमेल्स या मैसेजेस के ऊपर भी रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंटरव्यू का प्रिपरेशन। अभी इंटरव्यू के प्रिपरेशन में आपको किस तरीके का प्रिपरेशन करना चाहिए, तो जैसे कि आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए, कंपनी के करंट प्रोजेक्ट्स पता होने चाहिए। अभी करंट प्रोजेक्ट तो कैसे पता चलेंगे, अगर आप तो वो कंपनी में गए नहीं, तो करंट प्रोजेक्ट्स पता नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन वो अगर किसी फ्रेंड्स को पूछ के पता चले तो वो भी एक अच्छा एक पॉइंट माना जाता है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन में, क्योंकि आपके आंसर्स उसी तरीके से अलाइन होते हैं। अगर आपको बिजनेस मॉडल पता है कि कंपनी इस तरीके से प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है, तो आपके आंसर्स भी उस तरीके से अलाइन हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। देन उसके बाद आते हैं कि कंपनियां कौन कौन से समय में रिक्रूटमेंट स्टार्ट करती है। जैसे कि दिसंबर जनवरी में तो कुछ नहीं रहता, ठीक है, तो लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये जो पीरियड है वहाँ पे बहुत सारे लोग रिजाइन भी देते हैं, बहुत सारे लोग रिक्रूट भी होते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट का पीरियड रहता है, राइट। तो ये सिचुएशन में आपको अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। और सेकंड एक सिचुएशन आती है जहाँ पे फेस्टिवल्स खत्म हो जाते हैं, जैसे कि सितंबर के बाद, ठीक है, पर जस्ट अक्टूबर नवंबर 2 महीने का पीरियड रहता है जहाँ पे ज्यादातर रिक्रूटमेंट हो सकते हैं। दिसंबर जनवरी में कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो ये पीरियड को आप ध्यान में रख के अपना प्रिपरेशन, अपना स्टडी करके उस समय के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज बताना भूल गया, जैसे कि अभी आपके रिज्यूमे में कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है, तो सर्टिफिकेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हो, तो गूगल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन कर लो, ठीक है। तो एक ये चीज हो गया, पीएमपी स्टडी कर सकते हो। हाँ, तो सर्टिफिकेशन 1 या 2 सर्टिफिकेशन बहुत हो गए आपके स्किल से अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सर्टिफिकेशन कर दिए तो उनको भी डाउट जाते हैं कि ये खाली सर्टिफिकेशन ही किए जा रहा है, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर वो एकदम प्रभाव नहीं दिखता, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन 1 या 2, प्रोजेक्ट्स 3 या 4, मैं तो बोल रहा हूँ 5 प्रोजेक्ट डालो, जहाँ पे आप एक स्किल या 2 स्किल्स किसी एक प्रोजेक्ट में है, बाकी के 2 स्किल्स किसी दूसरे प्रोजेक्ट में है। तो इस तरीके का स्किल्स को आप सेग्रीगेट कर सकते हो। 5 प्रोजेक्ट, 2 या 3 सर्टिफिकेट, ज़्यादा से मैं तो बोल रहा हूँ 2 ही सर्टिफिकेशन डालो। 5 प्रोजेक्ट्स आपकी स्किल्स में एटलीस्ट, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट की स्किल्स की बात करें, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर स्किल्स की बात करें, तो 5 या स्किल्स एक प्रॉपर्ली अलाइन करो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। रैंडम स्किल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रैंडम स्किल्स होगी तो वो डाउट जाएगा रिज्यूमे के अंदर। स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेशन, ये तीनों चीज अलाइन होनी चाहिए। और हाँ, लास्ट में लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो। एक फाइनल लाइन में बोलना चाहता हूँ, हर एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल के पीछे एक फ्रेशर होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल कभी ना कभी वो फ्रेशर रह ही चुका रहता है। तो इट्स नॉट अबाउट टू कि आपका बैकग्राउंड मैटर करता है, आपका विलिंगनेस टू लर्न मैटर करता है, आप किस तरीके से प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो वो मैटर करता है। तो बिल्कुल चिंता मत करो, अप्लाई करना अभी से स्टार्ट करो। थैंक्स।